मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। आज एक नए टॉपिक को देखते हैं जो ग्रेजुएशन स्तर के मानव भूगोल का एक पार्ट है, जिसमें आर्थिक विकास की प्रमुख अवस्थाओं को देखा जाएगा। दुनिया के वर्तमान में जितने भी देश हैं वह अर्थव्यवस्थाओं के विकास के विभिन्न चरणों से या विभिन्न क्रमों से होकर के गुजरते हैं। कोई भी देश अपनी प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक अर्थ विकास के या आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है या पास आउट होता है। कोई भी देश किसी भी समय या बहुत लंबे समय तक आर्थिक विकास के एक निश्चित चरण में नहीं रह सकता। उसकी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, उसकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन या बदलाव होते रहते हैं, जिससे संबंधित देश या इस प्रकार के देशों के जो आर्थिक रूप हैं, जो आर्थिक स्वरूप हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसमें बदलाव होती रहती हैं। तो आज इसी विषय को देखा जाएगा, जिसका शीर्षक है आर्थिक विकास की अवस्थाएं। पहले जानते हैं कि अवस्था से क्या तात्पर्य है। अवस्था से तात्पर्य है किसी भी देश का आर्थिक दृष्टिकोण से एक क्रम से दूसरे क्रम में प्रवेश करना या संबंधित देश का आर्थिक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होना। इस प्रकार के विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास डब्ल्यू रोस्टोव का माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताया है। ये अवस्थाएं कुल 5 प्रकार की बताई गई हैं, जिसमें पहला देखें परंपरावादी अवस्था, जिसको ट्रेडिशनल स्टेज कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, प्री टेक ऑफ स्टेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया आत्मस्फूर्ति की अवस्था अर्थात टेक ऑफ स्टेज। चौथा इन्होंने बताया परिपक्वता की अवस्था या ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। और पांचवा इन्होंने बताया अधिकाधिक उपभोग की अवस्था अर्थात हाई मास कंजम्पशन स्टेज। सो नाउ वी विल सी हियर ग्रेजुअली वन बाय वन। अब यहाँ हम क्रमिक रूप से देखेंगे। पहला देखते हैं परंपरावादी अवस्था। ट्रेडिशनल स्टेज क्या होती है? ट्रेडिशनल स्टेज के देशों के कुछ लक्षण यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए, जैसे अधिकाधिक जनसंख्या या अधिक जनसंख्या और संबंधित जनसंख्या जो होती है वो कृषि प्रधान होती है। उसके जीविकोपार्जन का प्रधान स्रोत कृषि होती है। कृषि के जरिए वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उद्योग धंधे पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं। चूंकि यह आर्थिक विकास का प्रथम चरण होता है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि अधिकांश चीजें पिछड़ी अवस्था में होंगी। समाज परंपरागत रूप में होता है और कृषि भी परंपरागत तरीके से की जाती है। पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक उपकरणों के द्वारा कृषि की जाती है, पारंपरिक मेथड्स के जरिए की जाती है। आधुनिक साधनों का अभाव पाया जाता है और भूस्वामियों का प्रभुत्व पाया जाता है। तो परंपरावादी अवस्था कि ये लक्षण रोस्टोव के द्वारा बताए गए। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया। उत्पादन निम्न स्तरीय होता है और प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। अर्थात जब पिछड़ापन होगा तो निश्चित रूप से उद्योग धंधों का अभाव होगा, उत्पादन जनित क्रियाएं कम से कमतर होंगी। ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय के अवसर भी कमतर होंगे। जातिवादी जकड़न, समाज जो होता है पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, जातीय संबंधों में जकड़ा हुआ होता है और संबंधित देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो होती है वह दुर्बल होती है, बहुत कमजोर होती है, क्षीण प्रतीत होती है। नंबर 2 देखें आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, प्री टेक ऑफ स्टेज, अर्थात पहले स्टेज के तुरंत बाद की ये स्टेज है। अर्थात इस अवस्था के जो देश होते हैं, जो समाज होता है, वह विकास की तरफ बढ़ना शुरू होता है। देखें यहाँ पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग शुरू हो जाता है। बचत और लाभ की शुरुआत होने लगती है। लोग बचत और लाभ की तरफ ध्यान देने लगते हैं। व्यापार का विस्तार होने लगता है।
नए नए विनिर्माण कार्य, नए नए निर्माण कार्य होने लगते हैं, नई नई संस्थाओं की स्थापना होने लगती है, भूपतियों का प्रभाव कमतर होने लगता है और लोगों में राजनीतिक चेतना का संचार होने लगता है। रोज राजनीतिक दृष्टि से लोग जागरूक होने लगते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं इन परिस्थितियों के? प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, अर्थात प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक से अधिक होता जाता है। जनसंख्या का शहरीकरण होने लगता है। खाद्यान्नों का अपेक्षित उत्पादन शुरू हो जाता है। कच्चे माल का उत्पादन शुरू हो जाता है। बचत उद्योगों में निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या लोग बचत उद्योगों में निवेश करना प्रारंभ कर देते हैं और तमाम कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत सरकारों के द्वारा की जाने लगती है। तो यह इसके प्रभाव का उल्लेख रुस्तोव के द्वारा किया गया। तीसरा देखें, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अर्थात सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज की अवस्था का उल्लेख किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज में क्या बताया गया? इसमें प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होने लगता है। पर कैपिटा इनकम जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। उत्पादन की विधियों में व्यापक परिवर्तन होने लगता है। विनियोग की नवीन धाराओं का विकास होने लगता है, अर्थात किन किन क्षेत्रों में निवेश किया जाए, किन किन क्षेत्रों में आर्थिक निवेश किए जाएं, ऐसे नए नए विचार, ऐसे नई नई चेतनाओं का संचार होने लगता है। ऐसी परिस्थितियों का प्रभाव देखें क्या पड़ता है? परितः क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगते हैं, चारों तरफ व्यापक बदलाव होने लगते हैं। चतुर्थिक क्षेत्रों में स्वतः विकास होने लगता है। कृषि व उद्योगों में विकास झलकने लगता है, चारों तरफ लगता है कि हाँ, कृषि और उद्योगों में विकास हो रहा है। निर्माण उद्योगों का तेजी से विस्तार होने लगता है, तेजी से विकास होने लगता है। तीव्र औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ने लगता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगती है। तो विद्वानों के अनुसार ये विश्लेषण किया गया कि 1952 के पहले भारत इसी अवस्था में था, अर्थात आत्मस्फूर्ति की अवस्था में था, अर्थात टेक ऑफ स्टेज में था। लेकिन सारे विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आज भारत की अगर संपूर्ण परिदृश्य पर निगाह डाली जाए तो कुछ हिस्सों को छोड़ करके अधिकांश भूभाग ऐसे हैं जो आज भी विविध समस्याओं से ग्रसित हैं। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारत अब चौथी अवस्था में प्रविष्ट कर चुका है, अर्थात ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज या परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश कर गया है। लेकिन विद्वानों का बहुसंख्यक समुदाय ये मानता है कि अभी भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है। यह स्वतः विश्लेषण की बात है, स्वतः अनुभव की बात है कि भारत वर्तमान परिदृश्य में किस अवस्था में होगा, यह इसका निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि किसी क्षेत्र में प्रभुत्व दिखता है, किसी क्षेत्र में संतुलन दिखता है, तो अधिकांश क्षेत्र में असंतुलन भी देखने को मिलता है। तो यह एक विवाद का विषय है, किंतु रुस्तोव ने इसको 1952 के पहले की अवस्था बताया था। इस प्रकार की अवस्था भारत में 1952 के पहले थी। अब चौथा देखें, परिपक्वता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। यह स्टेज जो है स्व प्रेरित विकास का होता है। इसमें स्वतः चतुर्दिक विकास होने लगता है। आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त निर्माण होने लगता है, पर्याप्त उत्पादन होने लगता है। आयात की निर्भरता समाप्त प्राय हो जाती है। संबंधित देश या क्षेत्र या प्रदेश कम से कम निर्यात करना चाहता है। लाभकारी उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। कम आयात करने का प्रयास किया जाता है। कृषि पर जनसंख्या का कम भार होता है, अर्थात जनसंख्या का भार कृषि पर कमतर होता जाता है, कम से कम होता जाता है। जो जनसंख्या होती है वो शहरों में निवास करना पसंद करती है। तो यह इसकी परिपक्वता की अवस्था के प्रमुख लक्षण बताए गए, अर्थात यह स्टेज चौथी स्टेज होती है जिसमें मैक्सिमम प्रोग्रेस देखा जाता है, अधिकतम उन्नति की स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद पांचवा, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। अधिकाधिक उपभोग, जिसको इंग्लिश में यहाँ बताया हाई मास कंजम्पशन। इस अवस्था में क्या होता है? आर्थिक विकास की यह चरम अवस्था होती है, या आर्थिक विकास की यह उन्नत अवस्था होती है, अंतिम अवस्था होती है। अर्थात इसके बाद इस स्टेज में और कोई उन्नति या आर्थिक प्रगति किसी भी क्षेत्र में शेष कम दिखती है या कम प्रतीत होती है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सरल आपूर्ति होने लगती है। लोग आसानी से विविध प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने लगते हैं। उपभोग का उच्च स्तर होता है,
लोग विविध प्रकार के उपभोग को अपनी शान शौकत समझते हैं। विशिष्ट वस्तुओं का उपभोग होने लगता है, अर्थात ब्रांडेड वस्तुएं, महंगी वस्तुएं होती हैं जो आम जनमानस की पहुंच से ऊपर की वस्तुएं होती हैं। ऐसे इस श्रेणी के राष्ट्रों में इस तरह की वस्तुओं का उपभोग या ब्रांडेड वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है। लोग विलासी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, विलासिता के साधनों में वृद्धि होने लगती है। नए नए सामानों के प्रयोग की ललक होती है। जैसे ही मार्केट में कोई नई चीज आती है तो लोग ये सोचते हैं कि पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाए, पहले हमें मिल जाए। तो नए नए सामानों के प्रयोग की ललक होती है, चेष्टा लोग करने लगते हैं। प्रति व्यक्ति उच्च आय, इस श्रेणी के राष्ट्रों की आय प्रति व्यक्ति बहुत उच्च होती है। तकनीकी सुधार की कम गुंजाइश, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार की संभावनाएं नहीं दिखती हैं। लोग केवल सुविधाओं की वृद्धि में लगे हुए होते हैं। वहाँ की जो सरकारें होती हैं, जो नागरिक होते हैं, वो अधिक से अधिक सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रोस्तोव ने आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया। तो चौथी स्टेज में यहाँ पर देख लें, रोस्तोव के अनुसार 1950 के पहले ब्रिटेन चौथी अवस्था में था, 1910 के पहले फ्रांस चौथी अवस्था में था, वर्ष 1900 के पहले संयुक्त राज्य अमेरिका चौथी अवस्था में था, वर्ष 1940 के पहले जापान इसी अवस्था में थे। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई विभिन्न देशों के संदर्भ में। यदि इनका ठीक से विश्लेषण किया जाए, संबंधित देशों के आर्थिक पक्षों पर, आर्थिक अवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि जो देश हैं वो किस कैटेगरी में आएगा, जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आ सकता है। तो दुनिया के तमाम राष्ट्र, चाहे वो जिस भी आर्थिक स्थिति में है, वो इन पांचों अवस्थाओं में से किसी न किसी एक अवस्था में अवश्य होंगे रोस्तोव के अनुसार। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की अवस्था के अंतर्गत आज इतना ही, शेष बाद में। धन्यवाद।